हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसका आज ये आपको देखने को मिलेगा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो 51 से लेकर 75 तक हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, अभी तक इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और कल इसका 4th पार्ट भी मिल जाएगा। तो हमारा ये 25 टेस्ट नंबर कंप्लीट हो जाएगा जो विजन के फुल टेस्ट इस समय चल रहे हैं GS के। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। और इसमें बच्चे पूछ रहे थे कि मतलब करंट अफेयर कितना ऐड किया गया है। तो देखो, इसमें अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो इसमें 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर इसमें इंक्लूड है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो जो विजन की ये टेस्ट सीरीज होती है उसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि प्रवसन और जो गतिशीलता पर उच्च स्तरीय जो ये संवाद हुआ है, ये जो प्रवसन और गतिशीलता पर जो ये उच्च स्तरीय संवाद, क्या हो रहा है यार, उच्च स्तरीय संवाद संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर संयुक्त घोषणा भारत और निम्नलिखित में से किस देश के संगठन के साथ हुई है। ठीक है, मतलब कौन सा देश या संगठन है। तो इसमें फर्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड है जर्मनी, थर्ड है हमारा UNHRC। ठीक है, और फोर्थ है हमारा यूरोपियन यूनियन। तो हमारा देखो डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो ये संवाद हुआ है ये प्रवसन और गतिशीलता पर, तो ये आपको संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर संयुक्त जो घोषणा हुई है इसके संबंध में, ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच में हुई है। ठीक है, इसकी अभी वर्चुअल मीटिंग कराई गई थी। ठीक है, ये 15वां शिखर सम्मेलन था जुलाई 2020 में। ठीक है, उसी के लिए ये मतलब तभी ये घोषणा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें कहा गया कि प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के प्रथम अर्धांश के दौरान जो विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सी ये गतिविधियां हुई है तो उनको बताना है हमको। तो फर्स्ट है कि हमारा जो जो ब्राह्मणवादी समाज में जनजाति लोगों के समावेश के कारण जातियों का कई उपजातियों में प्रसार हुआ है। ठीक है, सेकेंड है कि शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें घरेलू संस्कारों और ये तुम्हारे घरेलू अनुष्ठानों को करने का अधिकार प्राप्त हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो ये प्रथम जो सहस्त्र शताब्दी ईस्वी के अर्धांश की बात करें तो इस समय गुप्त साम्राज्य था। तो इन्होंने मतलब गुप्त साम्राज्य ने ये मतलब बहुत बड़े मतलब ह्यूज लेवल पर ये बदलाव किए थे उसमें। ठीक है, पहले इन शूद्रों को अपने ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो हमारा इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 53। तो इसमें कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रादेशिक स्वायत्तता यानी डोमिनियन स्टेटस से संबंधित हैं। तो फर्स्ट है कि 1942 का क्रिप्स मिशन, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1932 का सांप्रदायिक पंचाट का निर्णय और 1928 की नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें डोमिनियन स्टेटस की किस किस मतलब मिशन या मतलब रिपोर्ट में बात की गई है। तो देखो 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था तो इसमें भी डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें भी ये डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। और इससे पहले जो ये नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में, तो इसमें भी डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। तभी मतलब ये जो युवा नेता थे तो ये मतलब इनसे नाराज़ हो गए थे कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। और ये मतलब जो ये नेहरू रिपोर्ट आई थी तो इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी थी। तो इससे नाखुश थे सभी इंडियन ज़्यादातर लोग। ठीक है, लेकिन ये जो सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो इसमें कहीं भी डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की गई है। और इसमें बात करें तो ये जो दलित थे, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग, उनको पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय के जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ठीक है, इन्होंने दिया था ये थर्ड जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें जो फाइनली थर्ड गोलमेज सम्मेलन में ये दिया गया था। जो तुम्हारे इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, उसी के संबंध में। तो ये हमारा गलत हो गया, 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है हमारा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में जारी प्राकृतिक सूचकांक 2020 यानी जो नेचर इंडेक्स है उसके बारे में बात करनी कि किसने इसको मतलब संकलित किया है। तो फर्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। और ये तुम्हारा IPCC यानी अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल। और डी है कि हमारा नेचर रिसर्च। तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन है जो ये नेचर इंडेक्स 2020 जारी किया गया था। तो इसमें ये नेचर जो रिसर्च है, ठीक है, इसी के द्वारा इसे संकलित किया गया है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया है कि यह कालिदास द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। इसे व्यापक रूप में उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, ठीक है। और यह महाकाव्य भगवान शिव और पार्वती की प्रेम कथा तथा तरुण भगवान कार्तिकेय के जन्म का कीर्ति गान करता है। तो ये किस रचना के बारे में बात की जा रही है? तो फर्स्ट है कि मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, कुमार संभवम बी ऑप्शन है हमारा। सी है कि हमारा किराता अर्जुनियम और ये रघुवंशम, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो ये बी वाला ऑप्शन है, क्योंकि कुमार संभवम में जो कालिदास ने जो पार्वती और शिव के प्रेम कथा और भगवान कार्तिकेय जो हैं, ठीक है, उनके मतलब जन्म के बारे में बात की गई है। कुमार का नाम है मतलब कुमार इन कार्तिकों को ही कुमार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का कीर्तिगान है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में यमुना नदी के जल में अमोनिया के स्तर में वृद्धि की सूचना मिली थी। इस संदर्भ में बताना है कि अमोनिया के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट है कि रंजक इकाइयाँ हैं, मद्य निर्माणशालाएँ हैं, कृषि अपवाह है, घरेलू वाहित मल है। तो देखो रंजक इकाइयाँ जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वहाँ से भी अमोनिया का ह्यूज लेवल पे इसका मतलब सोर्स मिलता है, ठीक है। वहाँ से मध्यशालाएँ होती हैं, वहाँ पे भी अमोनिया बनती है। मतलब बहुत जो उसका जो मध्यशालाएँ होती है उसमें जो वाटर होता है उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो वहाँ से निकाला जाता है। और कृषि के द्वारा जो अपवाह होता है और ये वाहित मल, तो इन सभी में आप देखेंगे तो अमोनिया का बहुत ज़्यादा स्तर होता है। और इन सब को क्या होता है कि यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है ऐसे जल को। तो इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि अमोनिया का स्तर बढ़ गया है। तो जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वहाँ पे, ठीक है, उस जल में, तो उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो उसी के संबंध में वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है और वहाँ का जो पारितंत्र होता है वो भी प्रभावित होता है। तो हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 57। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा इवेंट 142 क्या है? तो कोरोना योद्धाओं के लिए धन जुटाने हेतु तो आयोजित एक कार्यक्रम है। सेकेंड बी है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA के द्वारा आयोजित संगोष्ठी है, ठीक है। सी है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित बैंगन की एक किस्म है। और हमारा डी है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के देशों के बीच समुद्री अभ्यास है। तो इसका देखो सी वाला ऑप्शन है, क्योंकि आनुवांशिक रूप से ये मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाई बैंगन की एक नई किस्म है, ठीक है, प्रजाति है, उसी के संबंध में इवेंट ये 142 इसका नाम रखा गया है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एसोसिएशन कमेटी होती है यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदक समिति, तो इसके द्वारा ये इसका जो है बायो प्रोटेक्शन जो रिसर्च परीक्षण सेकेंड के लिए इसको अनुमति दी गई है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ किसी भी मतलब खाद्य बीटी कार्टन के अलावा किसी भी चीज़ को जो जेनेटिकली मॉडिफाई है उसको अनुमति नहीं दी गई है इस जेनेटिक इंजीनियरिंग एसोसिएशन कमेटी के द्वारा। तो इसी के संबंध में ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 58। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि केल स्पार ग्रेनाइट सेल के प्रमुख घटक खनिजों में से एक है। तो ये सही बात है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में अवस्थित खान बॉक्साइट के प्रसिद्ध जो हैं, ठीक है। और थर्ड है कि हिमाचल प्रदेश में नमक की खानें नहीं हैं। तो देखो ये तो सही स्टेटमेंट है हमारा कि ये मतलब गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नमक की खानें नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, जो ये सेंधा नमक होता है, ठीक है, सेंधा नमक की आपको खानें देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये कटनी ज़िले में जो खान है ये बॉक्साइट की देखने को मिलेगी जो एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, ठीक है।
और ये केल स्पार जो होता है ग्रेनाइट शेल के प्रमुख घटकों के खनिजों में से एक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, लेकिन ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 59। तो इसमें वाइट लेबल एटीएम के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कि गैर बैंक संस्थाओं के स्वामित्व वाले एवं उनके द्वारा जो परिचालित किए जाने वाले एटीएम को वाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। सेकेंड है कि वाइट लेबल एटीएम में नकदी जमा को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। और थर्ड है कि वाइट लेबल एटीएम की स्थापना है तो स्वचालित मार्ग से 100% जो तुम्हारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किया जा सकता है। तो ये तो हमारा सही है। जो हमारे वाइट लेबल एटीएम होते हैं उसमें 100% जो एफडीआई की अनुमति होती है इसमें। ठीक है, लेकिन जो कहा गया है कि इसमें वाइट लेबल एटीएम में नकदी की मतलब नकदी जमा की अनुमति नहीं होती है। तो ये गलत है, क्योंकि अभी पहले इसमें अनुमति नहीं थी, लेकिन अभी इसमें जो है चेंजेस किए गए हैं। तो उसमें जो वाइट लेबल एटीएम होते हैं वो नकदी भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जमा की जा सकती है, कैश जमा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया और फर्स्ट वाला तो सही ही है, क्योंकि गैर बैंक संस्थाओं के स्वामित्व वाले उनके द्वारा परिचालित की जाने वाली एटीएम को वाइट लेबल एटीएम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया इसका। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि ये यूरोपीय और भारत में साम्राज्य निर्माण में अधिक रुचि नहीं रखते थे, व्यापार इनकी मुख्य चिंताएं थी। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। ठीक है, और भारत में इनकी महत्वाकांक्षाओं को चिनसुरा की लड़ाई में उनकी पराजय के बाद भारी आघात हुआ था। तो ये कौन सी यूरोपीय कंपनी थी? तो इसमें देखो डच है, डेनिश है, पुर्तगाली है और फ्रांसीसी है। तो देखो इसमें अगर बात करें तो ये डच की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में स्थापित की थी। और ये चिनसुरा की लड़ाई जो बंगाल में हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची थी। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 61। तो इसमें कहा गया कि भारत की विकास परियोजनाओं के बारे में और उसके देश के बारे में बताना है कि किस मतलब देश के साथ भारत की परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो सहतूत बांध परियोजना की बात करें नेपाल है, अखरौरा अगरतला रेल लिंक की बात करें तो बांग्लादेश है, कलेवा यारंगी सड़क की बात करें तो ये थाईलैंड में है। ठीक है, तो ये हम अगर बात करें तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है हमारा, क्योंकि ये कलेवा यारलंगी सड़क योजना की बात करें तो ये इंडिया और म्यांमार के साथ है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये हमारा सेकेंड वाला सही है, क्योंकि ये जो अखरौरा अगरतला रेल लिंक है, ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ है और इस रूट को अभी स्टार्ट किया गया है, तो ये न्यूज में है। ठीक है, और सहतूत बांध परियोजना की बात करें तो ये नेपाल के साथ नहीं है, ये हमारी अफगानिस्तान के साथ है, ये रोड लिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट केवल इसमें सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 62। तो इसमें कहा गया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी जो पोस्को एक्ट था, ठीक है, 2012 का, उसी के संबंध में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, और सेकेंड है कि यह राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट जो होता है, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है इसमें। ठीक है, तो ये तो हमारा जो स्टेटमेंट ये सेकेंड दिया हुआ है तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो राज्य सरकार होती है यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो हाई कोर्ट के मतलब मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ये मतलब एक स्पेशल कोर्ट का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो कहा गया कि 16 वर्ष से कम तो नहीं, 16 वर्ष की ये कैटेगरी उसमें होती है, उससे कम अगर 16 वर्ष के कम साल का कोई बच्चा है तो वो अगर क्राइम करता है तो उसके लिए जो दंड का यानी जो सज़ा का प्रावधान है तो वो ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं तो 18 वर्ष से कम बच्चों को इंक्लूड किया गया है, जिनकी एज 18 वर्ष से कम है उन सभी को इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 63। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदृश मुद्रा यानी जो आपको सदृश मुद्रा की बात करें तो ये जो होती है तुम्हारी जो मतलब
ये जो नियर मनी होती है, ठीक है, जो नियर मनी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। और महंगी मुद्रा यानी दुर्लभ मुद्रा के मध्य अंतर का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। यानी जो सिंपल मुद्रा होती है नियर मनी यानी, और ये तुम्हारी जो हार्ड करेंसी होती है उसके मध्य अंतर किस संबंध में सही है, ठीक है। तो फर्स्ट ए है कि सादृश्य मुद्रा कम ब्याज दर के कारण उधार लेने हेतु तत्पर एवं तरलता से उपलब्ध होती है। महंगी मुद्रा वह मुद्रा होती है जो उच्च ब्याज दर के कारण उधार लेने के लिए महंगी होती है, ठीक है। सेकेंड है कि उच्च मुद्रा ब्याज दर के कारण उधार लेने हेतु महंगी मुद्रा हो जाती है, जो सदृश्य मुद्रा कहलाती है। दुर्लभ मुद्रा अत्यधिक तरल जो परिसंपत्ति होती है जिसे आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। और सी ऑप्शन है हमारा कि सदृश्य मुद्रा अत्यधिक तरल संपत्ति होती है जिसे आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। जब मुद्रा उच्च ब्याज दर के कारण उधार लेने के लिए महंगी हो जाती है तो दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। डी है हमारा कि सदृश्य मुद्रा अत्यधिक तरल संपत्ति होती है जिसे आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। इस संबंध में जो ये दुर्लभ मुद्रा अचल संपत्ति के समान कठोर संपत्ति होती है। तो अगर ये मतलब हार्ड करेंसी और ये तुम्हारी सदृश्य मुद्रा यानी नियर मनी के बारे में अगर बात करें कि बीच का अंतर क्या होता है, तो देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो सदृश्य मुद्रा अत्यधिक तरल परिसंपत्ति होती है जिसे आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। जब मुद्रा उच्च ब्याज दर के कारण उधार लेने के लिए महंगी हो जाती है तो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। और ये सदृश्य मुद्रा यानी नियर मनी होती क्या है, तो जैसे ये ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये बैंक में जमाए हो गई, तो ये सब मतलब सदृश्य मुद्रा के रूप में देखे जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित हैं। तो फर्स्ट है कि रांची है, सेकेंड है कोलकाता है, बी अहमदानगर और अहमदाबाद और देहरादून, ठीक है। तो देहरादून तो बहुत दूर है, अहमदाबाद भी उससे दूर है और वो भी दूर है, कोलकाता भी दूर है। लेकिन रांची की बात करें तो ये सबसे नज़दीक है कर्क रेखा से, क्योंकि कर्क रेखा का जो लेटीट्यूड है, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये 23 डिग्री 21 मिनट ये जो नॉर्थ लेटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो रांची का है तो ये 23 डिग्री 36 मिनट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे नज़दीक आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें कहा गया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। तो फर्स्ट है कि धनात्मक हिंद महासागर ध्रुवी यानी इंडियन ओशियन डाइपोल जो होता है, ठीक है। सेकेंड है कि महासागर जो प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति और तिब्बत के पठार का गहन तापमान। तो ये देखो जो हिंद महासागर में जो इंडियन ओशियन डाइपोल होता है इसके द्वारा भी हमारे यहाँ मानसून की स्थिति अच्छी होती है, ठीक है। प्रशांत महासागर में अगर ला नीनो की स्थिति होगी तो ये मानसून अच्छा होगा, लेकिन एल नीनो होगा तो इसके विपरीत होता है कि मानसून अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। और तिब्बत के पठार में अगर जब गहन तापमान होता है तो ये जो तुम्हारा हिंद महासागर होता है वहाँ हाई प्रेशर बनता है, और इंडियन जो हमारा स्थल वाला पार्ट होता है जो भारत है इसमें आपको लो प्रेशर बनेगा, तो भी मानसून की स्थितियाँ ये अच्छी बनती हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 66। तो इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून संधि के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह महासागरीय साधनों के संरक्षण एवं समान उपयोग और समुद्री पर्यावरण हेतु एक नियामकीय ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। थर्ड है कि जो ये संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि है के अंतर्गत विवादित मामलों का स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ये हमारा सही है, तो ये बताना है। तो ये सही बात है, जो ये यूएन क्लॉज है, ठीक है, इसके द्वारा ही जो है ये जो मीडिएटरी जो ये न्यायालय होता है स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, इसी के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है, ठीक है। ये सही है हमारा। और सेकेंड भी सही है, क्योंकि महासागरीय संसाधनों के संरक्षण एवं समान उपयोग और समुद्री पर्यावरण है तो एक नियामकीय ढांचा प्रदान करता है ये। लेकिन फर्स्ट वाला हमारा गलत है, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नहीं ये अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय संधि देखने को मिली थी 1983 में, ठीक है।
तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहा गया है कि इस फसल को ठंडे वर्धन काल और पकने के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसे वर्धन काल के दौरान समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अच्छी जो जल निकास वाली उपजाऊ भुरभुरी दोमट या फिर चिकनी दोमट मृदा अत्यधिक अनुकूल होती है। निम्न अक्षांशों पर सर्दियों की किस्म और उच्च अक्षांशों में बसंत की किस्म की कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये किस फसल के बारे में बात की जा रही है? तो इसमें चावल है, गन्ना है, मूंगफली है और गेहूं है। ठीक है, तो इसमें देखो ये डी वाला ऑप्शन है, ये गेहूं की बात की जा रही है, क्योंकि इसके लिए एक अच्छी जल निकास वाली सर्दियों की एक किस्म होती है जिसे 50 से जो हमारा 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसके लिए दोमट या चिकनी दोमट और भुरभुरी जो मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 68। तो इसमें कहा गया है कि संरक्षित क्षेत्र और बहने वाली नदियों को मिलान करना है इसमें। ठीक है, कि किस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य तापी नदी, देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य मानस नदी, और शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य कावेरी नदी, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान काबिनी नदी। तो देखो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें तो आपको काबिनी नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है, लेकिन शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य में ये कावेरी नहीं शरावती नदी बहती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और देहिंग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें भी मानस नहीं है, इसमें भी देहिंग नदी बहती है। ठीक है, उसी के नाम पर ये देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि मेलघाट बाघ परियोजना है ये तापी नदी जो है, ठीक है, उसके बीच से होकर जाती है। तो हमारा 1 और 4 स्टेटमेंट सही हो गए, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 69। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रक्षा उपकरण है और प्रकार दिए हुए हैं, तो कौन सुमेलित है ये बताना है हमको। तो ना यानी NASAMS सेकेंड रॉकेट प्रणाली है। ठीक है, अस्त्र MK1 सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है, और 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हैं। तो देखो ये तो हमारा सही है, क्योंकि 24 MH रोमियो ये तो हेलीकॉप्टर हैं, और ये USA के हेलीकॉप्टर हैं, जिसे इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इनको मतलब डील की जा रही है इनके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, अस्त्र की बात करें तो ये DRDO द्वारा जो बनाई गई मिसाइल है जो हवा से हवा मार करती है। ठीक है, तो सतह से हवा नहीं है, ये एयर टू एयर मारक क्षमता वाली मिसाइल है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। और ये नास जो NASAMS सेकेंड ये रॉकेट जो है लॉन्चर है, ये USA का रॉकेट लॉन्चर है, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। ये रॉकेट प्रणाली नहीं है, ये रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का निर्माण करती हैं, और सेकेंड है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पंचमटी वन्यजीव अभ्यारण्य इसका भाग हैं, और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो इसमें अगर बात करें तो सतपुड़ा और ये जो नर्मदा नदी है, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो नर्मदा और तापी नदी के जल विभाजक का निर्माण करती हैं, तो ये तो सही बात है। ठीक है, और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, पंचवटी वन्यजीव अभ्यारण्य इसका भाग है, तो ये भी हमारा सही है। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों क्षेत्रों में ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 71। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो ये जल विद्युत परियोजनाएं और देश दिए हैं कि कहाँ की कौन सी परियोजना है। ठीक है, तो ताला जल विद्युत परियोजना बांग्लादेश, अटालिन जल विद्युत परियोजना म्यांमार, और अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना नेपाल, और खोलो गछु जल विद्युत परियोजना भूटान। तो अगर इसमें बात करें तो देखो खोलो जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है,
तो ये ताला जल विद्युत परियोजना ये बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। और ये अटालिन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। और अरुणाचल थर्ड की बात करें तो ये नेपाल के साथ है, इंडिया की एक जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और कोलो गच्छू की बात करें तो ये भूटान के साथ है। तो हमारा 2, 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला गलत है। तो हमारा 1, 3, 4 कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमारा हाँ सी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 72। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन से शैवाल से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो बायोडीजल है, ब्यूटेनॉल है, गैसोलीन है, मीथेन है, जेट ईंधन है और तुम्हारा वनस्पति तेल है। तो अगर शैवाल की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो है बायोडीजल बनाया जा सकता है, ब्यूटेनॉल बनाई जा सकती, गैसोलीन बनाई जा सकती, मीथेन भी बनाई जा सकती, जेट ईंधन का भी निर्माण किया जा सकता है और वनस्पति तेल भी इससे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए शैवाल, ठीक है। तो ये मतलब जो एल्गीज होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो हमारे ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत द्वारा मैत्री संधि की गई है? तो नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है। तो देखो नेपाल के साथ हमारी मैत्री संधि है, इसका अगर साइन किया गया था ये 1950 में, ठीक है। और श्रीलंका के साथ बात करें तो श्रीलंका से के साथ कोई भी भारत की मैत्री संधि नहीं है। बांग्लादेश के साथ भी है, 1972 में इसे साइन किया गया था, ठीक है। और भूटान के साथ भी है हमारी, क्योंकि इसे 1949 में साइन किया गया था। तो ये भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ है, श्रीलंका के साथ कोई भी ऐसी संधि नहीं है हमारा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 74। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में लोकार्पित भुगतान अवसंरचना विकास कोष के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है कि इसे देश में स्वीकृत उपकरणों की संख्या कई गुना बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लोकार्पित किया गया है और इसके द्वारा कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी संरचना की कुल लागत में कमी होने और अधिग्राहक बैंकों व्यापारी को लाभ होने की अपेक्षा की जाती है। तो सही बात है, ये जो मतलब जो ये फंड इस्टेब्लिश किया गया है भुगतान अवसंरचना विकास कोष, ठीक है। तो इसके द्वारा तो जो अधिग्राहक बैंक होते हैं और व्यापारी होते हैं उनको लाभ की इससे लाभ होगा, ठीक है। और ये लागत में कमी भी ये देखने को मिलेगी इसमें। लेकिन ये जो इस्टेब्लिश किया गया है ये मतलब अवसंरचना विकास कोष, ठीक है, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, तो ये आरबीआई द्वारा किया गया है, ना कि एनपीसीआई द्वारा, ठीक है। तो हमारा ये ए वाला गलत हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 75। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान संशोधन विधेयकों को पूरा स्थापित करना, ठीक है, पूरा स्थापना और तीनों प्रकार के आपातों की घोषणा को स्वीकृत करना। और थर्ड है कि वित्तीय आयोग की जो रिपोर्ट पर विचार करना। तो देखो इसमें किन परिस्थितियों में राज्यसभा की शक्तियों के समान है लोकसभा की शक्तियाँ, ठीक है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात की जा रही है कि किन किन आधारों पे समान होती है। तो देखो संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। और जो आपात की घोषणा है इसकी स्वीकृति भी दोनों देते हैं, ये हाउस जो होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। और वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है उस पर भी विचार करने का दोनों को अधिकार होता है बराबर का, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा की यहाँ पर जो शक्तियों की बात की जाए तो बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, एक जो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि लोकसभा का किस आर्टिकल में लोकसभा का प्रोविज़न किया गया है और राज्यसभा का किस आर्टिकल में प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है, आज का, ठीक है। तो इसका आंसर देना है। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो यार तो यार लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा बहुत, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो और अच्छे से बेटर पढ़ा पाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ाने में, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो उसका मैं मतलब कमेंट में अगर आंसर नहीं दे पाऊँगा तो मैं वीडियो में उस चीज़ को ज़रूर डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा बता सकते हैं कुछ भी अगर है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।